हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का जो चैप्टर 6 है हमारा लाइंस एंड एंगल्स उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख ही चुके होंगे थंबनेल के अंदर, बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, क्या होते हैं एंगल्स, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स, अलग अलग केस में हम सारे के सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगनी है या फिर क्या प्रॉपर्टी लग रही है, अगर आपको वो समझना है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसने मेरा सीरीज नहीं देखी हुई है तो 9th क्लास में आप प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप क्लास 9th ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे 9th क्लास के जो बाकी चैप्टर्स है वो मैंने कवर कराए हुए हैं और हमारी सीरीज आगे भी चल रही है। इस तरह से हम पूरा कोर्स यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज लाइन्स एंड एंगल्स की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। पहले हम समझते हैं लाइन क्या होती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, हम थोड़ा सा रिव्यू देख रहे हैं फिर एंगल समझेंगे। लाइन पहले समझते हैं। लाइन जो होती है चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, दोनों तरफ इनफाइनाइट डायरेक्शन में चलती है। एरो का मतलब हो रहा है इधर पर भी आगे बढ़ रही है, उस साइड के एरो का मतलब उधर पर भी आगे बढ़ रही है। इसका कोई एंड नहीं होता। अ लाइन हैज नो एंड, ये चलती जाती है। अगर हमें लाइन को डिफाइन करना है तो ये एंडलेस होती है। हाँ, और लाइन के किसी पार्ट की बात करें, जैसे अब ये तो होगी मेरी लाइन। अब मैं अगर आपसे बात करूं लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ए लाइन। इस लाइन का कोई भी एक पार्ट जो होगा वो होगा हमारा लाइन सेगमेंट। मतलब कि ये लाइन है, इसके मैंने दो पार्ट्स ले लिए और इन पार्ट्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी, और इन दोनों की हेल्प से मैंने यहां पे इसको ड्रॉ कर लिया। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। तो यही मेरा कहलाएगा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ ए लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है जिसके क्या होते हैं? टू एंड पॉइंट्स होते हैं। दो एंड पॉइंट जिसके होते हैं वो हमारा लाइन सेगमेंट होता है। अब लाइन सेगमेंट हो गया। अब बात करते हैं कि रे क्या होती है। रे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर एंगल्स को स्टडी करना है तो रे को जानना जरूरी है। रे इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट। रे भी लाइन का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि मैंने बी ले लिया और इतना ले लिया, बी से लेके इस साइड, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने बी, और बी से लेके मैं जा रहा हूं राइट साइड पे, इधर आके जा रहा हूं। ठीक है, तो ये कहलाएगी मेरी रे। पार्ट ऑफ ए लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट, जिसका सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, वो कहलाती है हमारी रे। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट और ये हो गया रे। तो बेसिकली जो रे होती है वो किस में से निकल के आई है? लाइन में से ही निकल के आई है। हमें लाइन सेगमेंट को स्टडी नहीं करना, हमें रेस को भी ठीक से स्टडी नहीं करना, बट हमें रे की जरूरत है एंगल डिजाइन करने के लिए। अब एंगल क्या होता है? अब मैं अगर बात करूं एंगल की, चैप्टर का नाम ही था लाइन्स एंड एंगल्स। तो पहले हमने लाइन देखी, लाइन के पार्ट्स देखे, तो दो अलग अलग देखे। दो एंड पॉइंट वाला लाइन सेगमेंट हो गया, एक एंड पॉइंट वाला हमारा रे हो गया। ठीक है, अब एंगल क्या होता है? दो रेज जब मिलती हैं, एक रे हो गई, दो रेज, टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट, जो उनका कॉमन एंड पॉइंट, जैसे एक रे ये हो गई बी, इसको नाम दे दिया मैंने ए। एक और रे मैंने बनाई जिसका नाम है यहां पे बी पॉइंट है और दूसरा एंड है सी। कॉमन एंड पॉइंट है, देखो एंड पॉइंट तो यही है, ये तो एंड नहीं है, ये तो आगे चलता जाएगा, इसका तो कोई एंड नहीं है। तो कॉमन एंड पॉइंट कौन सा आ रहा है? बी एंड पॉइंट मिल रहा है ना मुझको। अगर ए यहां है और ये सी वाले को मैं थोड़ा, इस रे को मैं इस तरह से बनाऊं, टू रेज, एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, तो उनके बीच का ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल। यही हमारा एंगल का मेजरमेंट होता है। तो दो रेज हम मिला देते हैं जिनके कॉमन एंड पॉइंट होते हैं, तो वो हमारा एंगल बन जाता है। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इसी कॉमन एंड पॉइंट को हम क्या कह लेते हैं? वर्टेक्स। तो इस तरह से हमारा एंगल बनता है। अब एंगल जो होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। तो एंगल समझ में आ गया, रे से मिलकर हमारा बनता है एंगल। अब हम देखते हैं एंगल्स कितने टाइप के होते हैं।
अब बात करते हैं एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अगर मुझे एक्यूट एंगल बनाना है तो ये रही मेरी कॉमन रे, कॉमन मतलब कॉमन एंड पॉइंट। ये जो कहलाएगा मेरा एक्यूट एंगल कहलाएगा। बट ये एक्यूट कब कहलाएगा? जब इसकी वैल्यू, मतलब ये एक्स एंगल ले लिया मैंने, एंगल की वैल्यू कितनी है? एक्स। एक्स की जो वैल्यू है ग्रेटर देन हो 0 डिग्री से, मतलब ये 0 डिग्री से बड़ा हो। देखो एक्स ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 से बड़ा हो और लेस देन हो 90 डिग्री के। 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तब जाके ये कहलाएगा क्या? एक्यूट एंगल। 90 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा, तो उस केस में कहलाएगा एक्यूट एंगल। इसी के बाद मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा होता है मेरा राइट एंगल। अब राइट एंगल सीधा सा होता है, दो रेज हैं, ये पॉइंट है, ये एक्स है, मतलब कि x इक्वल टू 90 डिग्री। जो भी एंगल 90 डिग्री पे होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? राइट एंगल। तीसरा एंगल की बात करता हूं। तीसरा मेरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। तीसरा वाला कौन सा होता है भाई? ऑब्ट्यूस एंगल। 3 टाइप के हो गए। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? x की जो वैल्यू है ये बन गया मेरा ऑब्ट्यूस। ये कुछ भी हो सकता है, अभी एक्यूट लिया है तो यहां पे देखो ये 90 डिग्री होता है, इससे कम ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा एक्यूट कहलाएगा। इसको मैं यहां पे भी बना सकता हूं, इसको मैं इस साइड भी बना सकता हूं, ये सारा का सारा एक्यूट है। राइट एक फिक्स 90 डिग्री होता है। अब ऑब्ट्यूस, ये मेरा 90 डिग्री हो गया और ये मेरा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 90 से 180 के बीच का जितना भी एंगल होता है वो सारा का सारा क्या होता है? ऑब्ट्यूस। मतलब कि जो x है ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री के, 90 से बड़ा, और लेस देन होगा 180 डिग्री के। तो ये हो गया मेरा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये 3 तो हो गए। यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, इसके आगे भी होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। फोर्थ जो मेरा होता है उसका नाम है स्ट्रेट एंगल। वो क्या होता है भाई? स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या? जैसे राइट एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, वैसे स्ट्रेट एंगल x इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि ये रे है, एक दूसरी रे आके यहां पे जुड़ी, और ये जो टोटल ये 90 होता है, यहां से लेके यहां तक का टोटल कितना? 180। यही कहलाएगा मेरा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की एक बात और देखने वाली होती है, अगर दो आर्म्स मतलब ये एक आर्म, ये दूसरी आर्म्स, जो एंगल बना रही होती है ना रे, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगी? आर्म्स ऑफ द एंगल। तो इसी केस में जैसे एक ये आर्म है और एक ये आर्म है, ये जो दोनों आर्म्स हैं, ये जो दोनों आर्म्स जब मिलके x इक्वल टू 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो उन्हीं को हम बोल देते हैं, जैसे मैंने आर्म्स ले ली, ये O पॉइंट बोल दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, आर्म्स AO एंड BO। AO और BO मेरी दो आर्म्स हैं, और जब ये 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो AOB, ये पूरा AOB इज कॉल्ड अ लाइन। तो इस AOB को क्या कह देते हैं हम? AOB इज कॉल्ड अ लाइन। ये हमारा एग्जाम दिया हुआ है, चैप्टर के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों है, इसका रिवर्स भी होता है। पहला ये कि जब दो आर्म्स ऑफ एंगल 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो वो जो AOB पूरा रहता है उसको बोल देते हैं इट इज कॉल्ड अ लाइन। अब इसका रिवर्स क्या होता है? अगर मुझे गिवन है कि AOB इज अ लाइन, अगर AOB एक लाइन है तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा कितना मिलने वाला होगा? 180 डिग्री एंगल मिलने वाला होगा। बेसिक है, सिंपल है, छोटा है। तो टाइप्स ऑफ एंगल में चौथा टाइप जो हो गया मेरा वो हो गया स्ट्रेट एंगल का। अब फिफ्थ वाले की बात करते हैं। फिफ्थ जो हो गया वो वापस से इतना उल्टा चलेंगे।
जिसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल देखो हम कहां से चल रहे थे, 0 से 90 के बीच का एंगल देखा, फिर 90 देखा, फिर 90 से 180 के बीच का एंगल देखा, फिर पूरे 180 का देखा, अब 180 से भी हम नीचे चल रहे हैं। देखो जैसे कि मैं यहां पे, तो ये 180 तक यहां पे देखा था मैंने, ये मेरा 90 था, ये मेरा 180 था, यहां तक देखा था। अब इसके आगे का ये जितना भी पार्ट है इसको हम क्या कह लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ये x। पर इसकी वैल्यू भी लिमिट है, कहां से कहां तक, ग्रेटर देन 180 डिग्री। x की वैल्यू ग्रेटर हो किससे, 180 से, और लेस होना चाहिए किससे, 360 से। मतलब ये पूरा घूम के आएगा तो 360 बना लेगा। 90 90 90 और वापस से 90, तो 4 बार 90 मतलब 360। तो x की वैल्यू 360 से कम होनी चाहिए और 90 से ज्यादा बड़ी, 180 से बड़ी होनी चाहिए। तो उस केस में वो क्या कहला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और जब वापस से लौट के 360 पूरा बनाएगा तो उस 360 को अपन बोल देते हैं कंप्लीट एंगल। जो लास्ट वाला है वो हमारा कंप्लीट एंगल है, जब पूरा 360 बनाता है तो कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो इस तरह से ये हमारे टाइप्स ऑफ एंगल हो गए, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। एक बात और कर लेते हैं, पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा। और ये जो लाइन वाला मैंने एग्जाम बताया है ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे प्रूफ के काम आएंगे। कि अगर दो आर्म्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है तो वो दोनों जो आर्म्स होती हैं वो क्या बना देती हैं, दे फॉर्म अ लाइन। और अगर एक लाइन है तो लाइंस में जो दोनों आर्म्स के बीच का एंगल होगा वो हमेशा कितना मिलेगा, 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में है और ये बस पता होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं 3 पॉइंट्स की, एक्चुअली 2 पॉइंट्स की। एक होते हैं हमारे कोलिनियर पॉइंट्स और दूसरे होते हैं हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। दूसरे कौन से हो गए, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब क्या होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और क्या होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points in a स्ट्रेट लाइन। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक लाइन है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और एक और ले लिया मैंने पॉइंट डी। 4 पॉइंट्स हैं, चारों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। देखो एक ही लाइन पे अगर सारे के सारे पॉइंट्स लाई करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। हेयर ए, बी, सी एंड डी, ऑल द 4 आर कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की। तो जो एक लाइन पे लाई नहीं करते, सीधी सी बात है, वो हमारे क्या कहलाते जाते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर नहीं आते, वो सारे के सारे पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ एंगल, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था थोड़ा सा बेसिक। अब एक वर्ड पे बात करते हैं हम, जो कि है हमारा एडजेसेंट एंगल। क्या होता है भाई एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ये काम का पॉइंट है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें इसका यूज करना पड़ सकता है। इस टाइप के वर्ड्स हमें सुनने को मिलेंगे, एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, जैसे कि एक एंगल ये है, ठीक है, ये पॉइंट ओ बोल दिया, ये पॉइंट ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, तो ये ए ओ बी एक एंगल, ये है एंगल ए ओ बी। इसी बेस का यूज करके, ओ ए का ही यूज करके, कॉमन वर्टेक्स यूज करके मैंने एक एंगल और बना दिया, ये वाला, ये एंगल। कौन सा एंगल? एंगल बी ओ सी, ये वाला।
एंगल BOC। अब इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। क्यों बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स? रीजन, एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। कॉमन वर्टेक्स है, देखो दोनों की एक कॉमन वर्टेक्स से, एक ही पॉइंट से दोनों का ओरिजिन है, ठीक है। और कॉमन आर्म भी है, देखो OB दोनों में कॉमन है, AOB में भी OB आ रहा है और BOC में भी OB आ रहा है, तो OB हमारा कॉमन आर्म है। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भाई एडजेसेंट एंगल्स की? कॉमन वर्टेक्स होगी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि कॉमन आर्म होगी। कितनी कॉमन आर्म? 1 कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होगी। और एक प्रॉपर्टी और होती है जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो कि हमारी नॉन कॉमन आर्म्स हैं। कौन कौन सी है इस केस में? OC और OB ये कॉमन नहीं है, आर ऑन अपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड में होंगी हमारी। और आप देख रहे हो कॉमन आर्म है एक कॉमन वर्टेक्स है, और जो OC और O है कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ये 3 प्रॉपर्टी कैरी करेंगे, वही हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स को ही मैं थोड़ा सा आगे डिफाइन करता हूं। तो एडजेसेंट एंगल्स के आगे एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मैंने क्या वर्ड यूज किया यहां पे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाने के लिए मुझे थोड़ा डायग्राम चेंज करना पड़ेगा। वही नाम रहेंगे, सब कुछ वही रहेगा, बट थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो आप देखो। ये रहा मेरा OA, ठीक है, और ये बना दिया मैंने OB। अब OC यहां बनाने की जगह ये थोड़ा मैं स्ट्रेट कर देता हूं। ये बना दिया मैंने C। ये एंगल है कितना मेरा? OC, ठीक है। क्या अभी एडजेसेंट एंगल्स हैं? अगर ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं तो अभी भी क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्या प्रॉपर्टी? कॉमन वर्टेक्स, जी हां, दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन वर्टेक्स O है। 1 कॉमन आर्म, दोनों की एक कॉमन आर्म है OB। नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन अपोजिट साइड। तो देखो नॉन कॉमन आर्म जो है कॉमन आर्म के क्या है? अपोजिट साइड है। तो बिल्कुल ये एंगल्स जो है ये क्या कहलाएंगे? दोनों के एंगल्स। इसको X बोल दिया, इसको Y बोल दिया, तो X एंड Y आर एडजेसेंट एंगल्स। अभी भी एडजेसेंट एंगल्स ही हैं, बट इसमें स्पेशलिटी क्या है? क्या होते हैं? लीनियर पेयर। अगर इनका सम 180 के बराबर है, जो कि है, ये टोटल एंगल कितना है? ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, AOC एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, और इनका सम कितना है टोटल एंगल्स का? यहां पे X प्लस Y इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 180 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना हो रहा है? 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उनको क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। उनको हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और दूसरी चीज एक और देखी, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं। अब इससे एक और चीज निकल के आती है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो क्या होता है? तो जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है, जैसे AOC विल बी कॉल्ड एज लाइन। AOC को हम क्या बोलेंगे? AOC इज अ लाइन। एक AOC लाइन आ गई, दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, जो कि एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी हमने ये बताई। इतनी चीजें अभी अब तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक बेसिक पॉइंट और बच रहा है, जो टर्मिनोलॉजी आपको जानना जरूरी है। इतना समझने के बाद आपकी जो पहली एक्सरसाइज है आप उसको इजीली कर पाएंगे। हालांकि हम करेंगे, पर इतना पढ़ने के बाद आप ट्राई जरूर करिएगा, आपसे बनेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो
इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजीज का जो लास्ट एक और इंपॉर्टेंट है, हालांकि आगे भी आएंगे, पर जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला जो एक हमारा वीडियो था उसके लिए वो जरूरी है। चलिए तो उसको और देख लेते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स, अगर दो लाइन्स को ड्रॉ करना है, कोई भी दो लाइन्स को ड्रॉ करना है तो दो तरीके होते हैं दो लाइन्स को ड्रॉ करने के। पहला जो तरीका होता है वो या तो ये होता है, दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई निकलेंगी, पहला तरीका। और जो दूसरा तरीका होता है वो क्या होता है, दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। या तो दोनों लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या तो दोनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। इसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है दो लाइन्स को ड्रॉ करने का। अगर आप पैरेलल नहीं बना रहे हो, जैसे कि मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल एक लाइन मैंने स्ट्रेट बना दी और दूसरी लाइन मैंने पैरेलल नहीं बनाई, देखो थोड़े से एंगल पे रखी है ये, तो 100% ये आगे जाके और जाएगी नीचे और इसको आगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो लाइंस बनाने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस या तो लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। तो ये जो पहला वाला केस था इसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये जो दूसरा वाला केस है इसको अपन क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में एक बात होती है कि पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पे सेम मिलता है। जैसे अगर यहां पे ये L है तो यहां पर भी ये कितना मिलेगा, L मिलेगा, यहां पर भी ये कितना मिलेगा, L डिस्टेंस मिलेगा। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, जो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम मिलता है, इसलिए तो भाई वो पैरेलल है। अगर ये डिस्टेंस चेंज हो जाए, मान लो एक लाइन ऐसी बनी है और एक लाइन मेरी ऐसी बनी है, यहां पे डिस्टेंस और यहां का डिस्टेंस देखो, ये L और ये M, इस केस में L इज ग्रेटर देन M, L बड़ा है M से, बट ये आगे जाके कभी ना कभी तो इसको इंटरसेक्ट कर देगा, तो फिर ये पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी, ये क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन, उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है लाइंस के बीच का वो हमेशा सेम होता है। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अब पैरेलल लाइंस भी समझ में आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी समझ में आ गया। एक टर्मिनोलॉजी बस हम लास्ट देखने वाले हैं, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, if there are two intersecting lines then their vertically opposite angles are equal। अब vertically opposite angles कौन कौन से होंगे, जैसे ये पॉइंट O ले लिया मैंने, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, O, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और इसको बोल दिया मैंने D पॉइंट बोल दिया। अब vertically opposite angles कौन कौन से होंगे, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कहलाते हैं मेरे vertically opposite angles। क्या एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जी नहीं, एक और है, ये वाला जो दूसरा वाला साइड है ये भी हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट। लाइन को ऐसे देखना, ऐसे देखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर मैंने दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई हैं, ये दो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यही हमारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इतनी चीजें थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तक जो समझ में आ गई होंगी। एक बार नहीं आई हो समझ में तो वीडियो फिर से देख लेना, वहां आपको क्लियर हो जाएंगी। तब भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट जरूर करना। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो से जो है हम एक्सरसाइज जो 6.1 है वहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन पार्ट था, टर्मिनोलॉजीज का पार्ट था, तो वो जरूर देखिएगा। और बाकी अगर वीडियोस आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराए हैं, सॉरी प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोस हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में क्लास 9th ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको 9th क्लास के और भी मतलब मैथ से रिलेटेड सारे के सारे आपको कोर्स पूरा मिल जाएगा। वहाँ पे हम धीरे धीरे अपडेट करते जा रहे हैं, तो आप देखिएगा जरूर, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।